नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में बहुत स्वागत है। सूबे में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 17 नवंबर को मतदान किया। अब ठीक 16 दिन बाद चुनावी रिजल्ट आएगा, यानी 17 तारीख के 16 दिन बाद। लेकिन ओपिनियन पोल और कुछ एग्जिट पोल का हवाला देकर सुविधानुसार बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। साल 2018 को याद कीजिए, जब 41% वोट पाने वाली कांग्रेस और बीजेपी अब रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही है। अब आपको बड़ी बहस की अहम खबर बता देते हैं जिसको लेकर यह बहस हो रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 नहीं 174 सीटें मिल रही है। 174 जनता के बीच बदलाव की बहार है, जबकि बीजेपी ने 150 सीट जीतकर सिंहासन पर विराजमान होने की बात कही। आज बड़ी बहस में मध्य प्रदेश की जनता का भी बड़ा सवाल यही है कि देखें जरा किसमें कितना है दम। और बीजेपी कांग्रेस भी एक दूसरे से यही कह रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले भोपाल जिले की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा का बयान सुन लेते हैं और बीजेपी की विजय भाव वाले बयान भी सुन लीजिए। मेरा आकलन तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है, और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया है कांग्रेस की लहर है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि जिस समय दिवाली चल रही थी तो नेहरू नगर चौराहे पे पूजा के लिए दो लोग कमल के फूल बेच रहे थे, और जैसे ही मुझे देखा कमल फूल, लेकिन बटन पंजे की दबेगी, वोट कांग्रेस को देना है। मैं सोचता हूँ ये उसका एक उदाहरण है। और बाकी हम लोग जो है निगरानी सब जगह ईवीएम मशीनों की कर रहे हैं। जब पहले दिन हुआ था तो मैं खुद गया था, मैं रात भर रहा हूँ और लॉक करके आए थे। और अब पहली बार बाहर से उसको देखा जाता था और अंदर ही हमारे लोग बैठे हैं लॉक के सामने। इसलिए उम्मीद है कि इसमें ये हेरा फेरी कर नहीं पाएंगे। ये केवल दबाव डाल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं मेजॉरिटी में, जिससे केवल अधिकारियों पर दबाव हो रहा है। देखिए, अपने अनाप शनाप दावों के लिए कुख्यात पीसी शर्मा जी स्वयं एक ऐतिहासिक पराजय की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 150 से ज्यादा सीटें हम आज स्वाभाविक रूप से जीत रहे हैं। ऐतिहासिक जनादेश की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है और पीसी शर्मा जी के दावों की पोल 3 तारीख को खुल जाएगी, जब मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा दिए गए जनादेश की मतपेटी से बाहर निकलेंगे। तो दावे करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। अच्छी बात है, दावा करना चाहिए। पीसी शर्मा काफी वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश की सियासत को अच्छे से समझते भी हैं। चलिए अब दावों पर हम भी बातचीत को शुरू करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नीलाभ जी आपसे, क्योंकि पीसी शर्मा जी का बयान हमने पहले सुनाया। अब 174 सीट का दावा पीसी शर्मा जी ने कर दिया है। बहुत ही अनुभवी नेता हैं और ये बात मुझे मेरे कह लेने से कमी किसी प्रकार के उनके अनुभव को लेकर नहीं होती, पर 174 की बात, 173 तो बीजेपी आई थी अब तक के रिकॉर्ड बहुमत 2003 में जब सत्ता वापसी की थी, उस आंकड़े को बीजेपी भी नहीं छू पाई है। तो आप लोग तो एक कदम और आगे उससे गए हैं, 174 से सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं आप लोग जी। देखिए, हमारा यह आकलन था चुनाव के पहले कि हम लगभग 150 के आसपास सीटें ले आएंगे। ये हमारा आकलन था, राहुल जी ने भी कहा था, नेताओं का आकलन था जी। जब मतदान हुआ तो एक बम्पर मतदान हुआ और सबसे ज्यादा महिलाओं का मतदान हुआ। महिला मतदान प्रतिशत बड़ा है, ठीक है ना। आदिवासी इलाकों में आप समझ लें, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, जहाँ पर बहुतायत वहाँ पर जो जगह देखें अपन तो महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से भी ज्यादा है। सब जगह वहाँ पर लगभग 82% के आसपास मतदान हुआ। तो एक मतदान जो बम्पर हुआ, क्या होता है कहीं पर जब मौसम बदलता है ना, तो उसकी आमद की वो आना शुरू लग जाती है, कुछ बयार आने लगती, मौसम बदलता है। तो जब मतदान के बाद से हमें लगने लगा कि हमारा जो है सीट लगभग 170
72 के आसपास आना चाहिए। तो आप 174 लाएंगे तो बीजेपी कितना लाएगी फिर? 40-45? बीजेपी तो दिवा सपने थी, वो तो उनका तो एक नारा था, आपकी बात 200 पार। हम तो ये दे रहे हैं कि आपकी बात 200 से बाहर। तो वो एक दिवा सपने है उनका, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जो पूरा मतदान हुआ है कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, तो उसके लिए बड़ी, जो मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, एक बड़ी आधार वाली बातें कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 18 साल से के कुशासन का घड़ा भर चुका है। देखिए, एन वक्त पर इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा ही परिदृश्य से गायब कर दिया। अगर ये इन्होंने विकास किया होता, बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हैं, तो जिस व्यक्ति को, विकास पुरुष को आपने क्यों परिदृश्य से हटा दिया? पूरे सूत्र केंद्र ने अपने हाथ में क्यों ले लिए? क्योंकि देखा था कि 50% कमीशन की सरकार को लेकर जन आक्रोश है। और दूसरी बात क्या है, देखिए आपको वोट क्यों दिए जाए, बड़ा सवाल ये। महिलाएं पूरे प्रदेश में असुरक्षित, मेरे सामने मेरी महिला बहन बेटी है, उन्हें मालूम है पूरे प्रदेश में सर्वाधिक बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहा है महिलाओं के साथ। महिलाएं लापता सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रही है। महिलाओं को आप 18 साल के बाद आपको लाडली बहना याद आती है, और 4-6 महीने पहले आप एक इवेंट बनाते हैं, तो महिलाओं के कुछ महिलाओं के खाते में पैसे डाल के चाहते हैं उनका वोट कबाड़ ले, उसके बदले आप कई बड़ी बड़ी योजनाएं बंद कर देते हैं। ये सब महिला समझती है। आप 250 रुपए का प्रलोभन देते हैं राखी पर, आप 450 के सिलेंडर की बात करते हैं, वो भी नहीं देते। अब महिला हमें क्यों वोट दे, उसकी भी बात मैं बता दूं। मेरा पूछ लेते हो जाए, फिर आप प्रियंका दुबे जी से पूछ लेते हैं। और प्रियंका दुबे जी मैं आता हूँ शुक्ला साहब आपके पास। प्रियंका दुबे जी, 174 का आंकड़ा तो कांग्रेस ने बता दिया है, और मैंने हमारे दर्शकों को बता दिया कि 173 आपकी यानी आपके पार्टी की रिकॉर्ड वापसी थी, और इस आंकड़े को अभी तक आप लोग भी ब्रेक नहीं कर पाए। शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो 163 सीटें आई थी, और ये शिवराज जी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है साल 2013 का। लेकिन कांग्रेस कह रही है साहब 174। देखिए, पुराना दोहा है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो कांग्रेस को शायद ये नहीं मालूम है कि अति सर्वत्र वर्जते। थोड़ा सा विश्वास रखिए, परंतु अति विश्वास सदैव नुकसान करता है। तो कांग्रेस पार्टी की जो बड़बोले शब्द हैं, वो 3 तारीख तो अपने आप मैंडेट आ चुका है और बंद हो जाएंगे, उसके लिए हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बार बार ये लोग जो पार्टी दावे करती है, पहले ये अपने आप को संगठित करके रख लें, यही इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 2018 में जो भी जुमलेबाजी, छल कपट जैसा भी करके इन्होंने जनता को भ्रमित करके जो 114 सीट ले भी आए थे, हालांकि वोटिंग परसेंटेज तो भारतीय जनता पार्टी का फिर भी इनसे ज्यादा था, परंतु चलिए सीट तो मिल भी गई थी, तो ये उसको संभाल ही नहीं पाए। जनता के आदेश का निरादर तो इन्होंने किया ना, जो ये अपनी ही पार्टी के लोगों को, उनके सम्मान को, उनके स्वाभिमान को, उनको दिए हुए वचनों को ये लोग निभा नहीं पाए, और ये लोग आपस में आज नहीं खंडित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बिना हस्तक्षेप के आजादी के बाद से सतत 61 बार खंडित हो चुकी है कांग्रेस, जो टूट टूट के, और इनकी अंतः कलह के कारण ही कांग्रेस पार्टी, अगर आजादी के पहले की बात करूं और आजादी के बाद का अगर टोटल करूं तो 63 बार, और आजादी के बाद की बात करूं तो 61 बार ये लोग खुद अंतः कलह के कारण टूट के विघटित हो करके अलग अलग पार्टियां बनती चली गई। और आज कांग्रेस की जो स्थिति बनी है, वो इनकी अंतः कलह और सिर्फ एक परिवारवाद की जो चमचागिरी चलती चली आ रही है, और अब वही चीज इनके दूसरे जो नेताओं में भी आ गई। पहले तो थी ही, अब जो दूसरे लोगों में आ गई, उसके चलते आज इनकी पार्टी की दुर्दशा के लिए ये स्वयं जिम्मेदार है। इस अंतरकलह में बीजेपी का कितनी बार फायदा करवाया कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जो अंतरकलह वाले थे? भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से शुरू हुई, शुरुआत उसने करी, और आज केंद्र में 303 पे बैठी। और आपने जैसे कहा कि रिकॉर्ड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी 173 के साथ 2003 में आई, और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो अच्छी खासी स्थिति में अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाती रही। और जिस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर हैं, अतुलनीय भारत की ओर अग्रसर हैं, जो स्वाभिमान या हम कहें जिस हिसाब से महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है, जो जागरूकता हम चाहते थे हर प्रियंका जी की पार्टी इस बार कितना क्या आंकड़ा देख रही है?
देखिए, मेरी पार्टी का अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूं कि हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, और अति उत्साह के साथ नहीं, लेकिन सभी के आशीर्वाद के साथ, हर्षोल्लास के साथ और प्रफुल्लित होकर के हम लोग इस बार अपनी सरकार का फिर से पुनः आगमन करेंगे, और पूरे कार्यकर्ताओं का जोश उसी में लगा हुआ है। लौटूंगा प्रियंका जी आपके पास। नीलाव जी, आप लोगों के पास जो पावर है, यानी कि कमलनाथ जी की पावर, सबसे ज्यादा राजनीति करने का अनुभव है उनको, और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले मैं मध्य प्रदेश की राज्य सियासत पर इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन 2018 में आपने, मतलब जनता ने मुझे वो सौभाग्य दिया और अपनी सेवा करने का राज्य से अवसर मुझे मिला। तो एक बार फिर से आप लोगों को लगता है कि कमलनाथ जी के चेहरे पर जनता मुहर लगा चुकी है और 3 दिसंबर को अब नतीजे आने की देर है बस? देखिए, क्या था, हमारा 14 महीने का अल्पकालीन कार्यकाल था, जिसे षड्यंत्र पूर्वक माफियाओं के साथ मिलकर हमारी सरकार गिराई गई थी। वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल था। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, हमने प्रदेश को माफिया विहीन किया, हमने शुद्ध के साथ युद्ध करा, हमने वो सब चीजें करी जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में वर्षों चली आ रही थी। खनन माफिया, जमाने भर के मिलावट माफिया, दवा माफिया, भू माफिया, सब पनप रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शासन का। 14 महीने उन्हें इन माफिया को प्रदेश से खदेड़ दिया, आधे को जेल में डाल दिया। कमलनाथ जी सरकार का ऐतिहासिक कार्यकाल था, तभी इन माफियाओं के साथ गठजोड़ करके, खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिराई गई। इस जनता को बहुत अच्छे से याद है। अब ये बोलेंगे कि हम बाद में चुनाव जीतते रहे, तो कैसे जीतते रहे, जनता बहुत अच्छे से जानती किस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके फेस फैक्टर आप मानते हैं? फेस फैक्टर उसके बाद बिल निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने जो कार्य किए वो ऐतिहासिक कार्य रहे। उसके बाद इनके हाथ में फिर सत्ता थोपी गई, इन्होंने फिर वही किया। आयुष भर्ती घोटाला, आजीविका मिशन भर्ती घोटाला, व्यापक महाघोटाला तो कर ही चुके थे, नर्सिंग भर्ती घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, लंबी चौड़ी घोटालों की सरकार, 50% कमीशन की सरकार। जनता इनको बहुत अच्छे जान। अरे मुख्यमंत्री का चेहरा तभी तो परिदृश्य से हटा दिया गया। जो मामा जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, वो घोषणाओं क्या, जब उनका चेहरा ही परिदृश्य से हटा दिया, पूरा सूत्र केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया। इसकी मुख्य वजह यही थी कि जनता की को इनको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था जनता में। अब ये भले ही अपनी कितनी भी पीठ थपथपा ले, अभी बाल सब सामने आ जाएगी। 3 तारीख को हमारी सरकार बन रही है, और शर्मा जी ने जो कहा, हमारे पीसी शर्मा जी ने कहीं गलत नहीं, हमारी सीट 170 से 175 के बीच में आ रही है। तो ये हमें मतदान के बाद हमें आकलन हो चुका है कि हम जो 150 से आकलन कर रहे थे वो गलत था। हमारा आकलन 170 175 होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जैसा मैंने शुक्ला साहब से सवाल किया, वैसा ही सवाल मैं प्रियंका जी आपसे करूंगा। एक ऐसा चेहरा जो 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, और ऐसा मुख्यमंत्री फिर मध्य प्रदेश को मिला कि फिर उनकी छवि मामा की बन गई। 2008 आप लोगों ने जीता, 2013 जीता, और 2018 में भी जो आंकड़े आए थे उसमें शिवराज जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मानती हैं इस बार भी जनता मामा जी को चुनने जा रही है? मामा जी है कहाँ, पहले तो बताएं। नहीं सर, ये सवाल हो जाने दीजिए। एक सवाल आपके लिए था, एक सवाल प्रियंका जी के लिए। अच्छा है, उनको बोल लेने दीजिए, क्योंकि 3 तारीख के बाद तो ये लोग नजर नहीं आएंगे, इसलिए चलिए मेरे सवाल का जवाब आप भी यही रहेंगे। ठीक है। हमारे जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने मामा जी के तौर पे स्वीकार किया है, और जिस हिसाब से वो जनता के सम्मान्य पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है नीलाम जी, प्लीज देखिए, सुनना चाहिए। तो ये निश्चित है कि हम लोग पुनः जनादेश के साथ में, उनके आशीर्वाद के साथ में हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे। और इस चीज का सबसे बड़ा साक्षी ये था कि जितनी बार भी सर्वे किया गया और लोकप्रियता के हिसाब से, जिस हिसाब से सभाओं की बात की गई, तो सभी जगह लोकप्रियता उन्हीं की थी, और जनता जिस हिसाब से उनकी हर छोटी छोटी योजनाएं जो जनता से कनेक्टिंग थी और जो वो धरातल तक उतारने में सफल हुए हैं। जिसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं मानती हूँ, जिससे जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे पसंद है, 181 जिसको हम कहते हैं सीएम हेल्पलाइन, जिसने एक पारदर्शिता बना के रखी जनता के बीच में। आपके अफसरशाही को खत्म करने के लिए अगर हम बात करें, जिसमें व्यक्ति की कनेक्टिंग जो बना, पारदर्शिता हुई। या छोटे छोटे लाडली लक्ष्मी में जो बिटिया पैदा हुई थी, लाभार्थी हुई थी, आज वो मतदान कर रही है। मातृवंदना का जो लाभ मिला, जो हम कह रहे हैं कि बेटियों से लेकर के, मतलब अगर बात करें
किसानों तक, युवाओं तक, बुजुर्गों तक जो उनकी लोकप्रियता है, उससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग पुनः उनके जनता के बीच में सेवा के लिए उपलब्ध होंगे, जनता में पुनः मौका देंगे। जी जी। और इस वक्त हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स फ्लैश हो रहा है। इसमें साल 2003 से लेकर 2023 तक की मतदान तारीख और मतगणना तारीख है। दिनों के अंतर के हिसाब से अगर दर्शक देखें तो 2003 में 3 दिनों का अंतर था। 1 दिसंबर मतदान की तारीख थी, मतगणना 4 दिसंबर को होती है। 2008 में 27 नवंबर को मतदान होता है और 8 दिसंबर को मतगणना होती है, 13 दिनों के अंतर के साथ। 2013 आ जाइए, 25 नवंबर को मतदान होता है, 8 दिसंबर को मतगणना होती है, 11 दिनों के अंतर के साथ। 2018 में 13 दिनों का अंतर था, 28 नवंबर को मतदान हुआ था और 11 दिसंबर को नतीजे आ गए थे। 17 नवंबर इस बार 2023 में मतदान हो गया है और 3 दिसंबर का हम इंतजार कर रहे हैं, 16 दिनों का अंतर है। ये एक जानकारी दर्शकों तक हमने पहुंचाई। नीलाभ जी का फिर से रुख करते हैं। नीलाभ जी, अब पूरी तरह से सर अब तो सब क्लियर हो चुका है, दावा आप भी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन प्रियंका जी भी बता सकती हैं, लेकिन आप दोनों लोगों को पता है कि साहब मुख्यमंत्री तो एक ही पार्टी का बनेगा, सरकार तो एक ही पार्टी की बनेगी। फिर हम जनादेश को शिरोधार्य करके एक बार फिर से जनता के बीच में अपनी भूमिका को निभाएंगे। जी देखिए, जनादेश तो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन इस बार जनादेश कांग्रेस के पक्ष में। मैं भाजपा की, मेरी बहन की बात सुन रहा था, ये बोले मामा जी, अरे जिसको आप जनता तो ठीक है, आपके केंद्रीय नेतृत्व में ही उनके चेहरों को नकार दिया। कहीं भी पोस्टर्स पे उनके फोटो नहीं थे, उनके नाम से चुनाव लड़ा ही नहीं गया। जिनकी आप बातें कर रहे हैं, जिन्होंने घोषणा करी, लेकिन नीलाभ जी, अंतिम 15 दिन आपने भी देखा है, शिवराज जी बराबर रैली आपकी भी पार्टी में किसी ने नहीं की। जो व्यक्ति दिवाली के दिन 12 रैली करे, दिवाली के दिन मैनिफेस्टो पर भी मोदी जी की गारंटी, हाँ। जिनकी सब गारंटी केंद्र में जुमले साबित हुए, उनकी गारंटी के नाम से इनका मैनिफेस्टो निकाला गया। तो शिवराज जी को परिदृश्य से पूरी तरह हटा दिया गया, ये इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब सरकार आप मान रहे हैं कि मामा जी की लोकप्रियता अब कम हो गई है? अरे इनका केंद्रीय नेतृत्व भी मान रहा है। हम क्या मान रहे हैं? इनका केंद्रीय नेतृत्व ने उनका चेहरा हटा दिया। यहाँ के टिकट वितरण में भी उनकी सलाह नहीं ली गई। 230 विधायक बाहरी प्रदेशों से आए थे, जिन्होंने सर्वे किया, वो टिकट वितरण हुआ। न टिकट वितरण में उनकी सलाह ली गई, न चुनाव में प्रचारक रूप में पेश किया गया, न पोस्टर होर्डिंग पे उनके फोटो थे। तो मामा जी को घोषणा हुआ क्या, जो लगातार मंच से करे जा रहे थे, मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी आएंगे तो वो देंगे। वही मामा जी ये कहते पाएगा कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। उन्हें खुद ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी विदायिता है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की विदाई भी तय है। चलिए ठीक है, बयानों कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। ठीक है। पीसी शर्मा जी ने जो कहा है वो सत्य है। हाँ, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। जी, ऑडियो आपका हम तक पहुंच नहीं रहा है, शायद अनम्यूट कर लीजिए एक बार ऑडियो को। अगर मैं कहूँ, बोलिए। सम्मान्य है और ऐसा इन्हें लगता है कि कमलनाथ जी को पूर्ण सहमति थी, तो फिर इनके केंद्र में से अगर हम बात करें राष्ट्रीय नेतृत्व को, खड़गे जी को और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी को, तो फिर आना ही नहीं चाहिए था मध्य प्रदेश के अंदर प्रचार करने के लिए। कमलनाथ जी सफिशिएंट थे उसके लिए। तो सक्षम है चुनाव लड़वाने, उसके बाद में नहीं लड़ा गया था। जी भाई साहब, आप जब बोलते हो ना, नीलाभ जी मैं आ रहा हूँ सर। कांग्रेस की अनुशासनहीनता करने की जो आदत है ना, वो चैनल पे भी खत्म नहीं होती है। लोग इनके मंच पे तो ये लोग गिरते ही रहते हैं और ये लोग चैनल पे भी ये लोग अपनी वो प्रवृत्ति छोड़ नहीं पाते। समस्या इनके साथ ये है। चलिए आप जी। मैं अपनी बात ही रख रही हूँ। अगर इन्हें ये दिखता नहीं है तो ये इनका दृष्टि दोष है, जिसका इनको उपचार करवाना चाहिए। और जो इनकी बौखलाहट है, जो ईवीएम के सामने, अगर स्ट्रांग रूम के सामने जो इनके लोग नेता भी बैठे हुए हैं खुद सुरक्षा करते हुए, तो वो इनकी बौखलाहट और इनका डर जो है, या हम कहें अविश्वास जो है, हर चीज के ऊपर, ईवीएम के ऊपर इनको अविश्वास हो जाता है, प्रशासन के ऊपर इनको अविश्वास हो जाता है, सरकार के ऊपर तो अविश्वास इनको है ही। तो इनको विश्वास किसके ऊपर है? आज इनके नेता, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग, और इनको लेकर के ये लोग वहां पर बैठ करके चौकीदारी कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब कर्नाटक में जीतते हैं तब इन्हें ईवीएम पे विश्वास हो जाता है, केरल में जीतते हैं तो ईवीएम पे विश्वास कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ जीतते हैं तो ईवीएम पे विश्वास कर लेते हैं,
हैं। पर मध्य प्रदेश की जहां बात आती है, अभी से इन्होंने ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया और सुरक्षा के लिए खुद तैनात हो गए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी इतनी आश्वस्त है कि अगर वो जीत रही है और उन्हें विश्वास है कि उनके मतदाता ने उनको सहयोग किया है, तो ईवीएम जैसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर विश्वास करते हुए इन्हें आश्वस्त होकर के सोना चाहिए। फिर काहे के लिए चौकीदारी के ऊपर सभी लोग बैठे हुए हैं? तो इन्हें विश्वास ना ही अपने नेताओं पर है, ना अपने नेतृत्व पर है, ना इनको इनके विधायकों पर है। उनको भी बिठा करके इनको तो सबको कैप्चर करके रख लेना चाहिए, 230 को सबको, जैसा बुलाया ही था अभी ट्रेनिंग देने के लिए। तो भोपाल में उनको कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि इनके विधायक फिर से टूट जाए। तो इनको खुद का आकलन करना चाहिए बजाय दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने के, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस अपनी कलह के कारण आज इस दुर्गति पे पहुंच गई है, जिसका ये लोग आज भी पान नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी अगर ये चीज को समझ सकते हैं तो शायद ये इनकी राष्ट्रीय पार्टी फिर से पुनः जीवित हो जाए, जो आज मृत्युशैया पे पड़ी हुई है। चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया नीलाभ जी आपकी कि इस बार अगर जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है तो सबसे बड़ा कारण क्या बना, सबसे बड़ा फैक्टर क्या बना? देखिए, पहले मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। हम ईवीएम की चौकीदारी चौकसी क्यों कर रहे हैं? देश का गृह मंत्री आके सार्वजनिक मंच से घोषणा करता है कि जो अधिकारी कमल का साथ नहीं दे उसे छोड़ना मत। ये क्या लोकतंत्र की परिभाषा है? ये क्या गृह मंत्री की भाषा है? आपका लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। आपने चुनाव में भी गड़बड़ियां करी, आपने पार्षद की हत्या का आपके प्रत्याशी पर आरोप लगाया, आपने पूरा प्रयास किया। लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, वो मामला जुडिशरी में है, उस पे आप कमेंट नहीं कर सकते। जो न्याय प्रक्रिया में गड़बड़ी कर सकते हैं, आपके सवाल खड़े होते हैं, आपकी नियत के सवाल खड़े होते हैं, आपकी पार्टी की जो हरकतें जो इसे जो मतदाता का सम्मान करती है, आपको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। आपको हर स्थिति में सरकार चाहिए, साम दाम दंड भेद। आप हर आपका पूरा प्रयास नहीं रहता है कुछ भी करके जो कुटिलतापूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक, बलपूर्वक, धनपूर्वक सरकार को किसी तरह अपने कब्जे में लिया जाए। इसीलिए ईवीएम की चौकसी की जा रही। क्या हमें संविधान में भरोसा है, लेकिन आप पर भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं है। तो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्यता तो ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, खुद की पार्टी है और उसके लोगों का नेतृत्व किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ईवीएम की चौकसी बहुत जरूरी, ताकि मतगणना में ये गड़बड़ न कर सके। इस बार इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, चाहकर ही मतगणना में गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए चौकसी आवश्यक है। ये बहुत प्रभावित करते हैं चुनाव, षड्यंत्र करते हैं। आप लोग कर्नाटक में गड़बड़ियां करने में शामिल थे, आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आप गड़बड़ियां? तो आपको जनता ने सिरे से नकार। चलिए ठीक है, मोदी जी के चेहरे को नकार दिया, अमित शाह जी के चेहरे को नकार दिया। 50% की कमीशन की सरकार थी, यहाँ भी वही सरकार है, यहाँ भी वही चेहरे है जिन्हें जनता नकार देगी। चलिए, 3 दिसंबर का हम भी इंतजार करते हैं और एक बार फिर से चर्चा उसी दिन होगी। और बहरहाल आप दोनों लोगों को शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए। प्रियंका दुबे जी, नीलाभ शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नतीजों से पहले ये जो कयास और बयानबाजी का दौर चल रहा है, 2 नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के, कांग्रेस के नेता कमलनाथ और बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान, मौजूदा मुख्यमंत्री, रिकॉर्डधारी मुख्यमंत्री कमलनाथ, अनुभवी नेता, 77 वर्ष की उम्र है, अनुभवी नेता हैं, मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं और केंद्र में लंबे समय से ये जमे रहे। बहरहाल इस बार जनता क्या कमलनाथ को मध्य प्रदेश की बागडोर देती है या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री मामा जी पर ही जनता विश्वास जताएगी, ये जानने के लिए हमें 3 तारीख के नतीजों को जरूर देखना होगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।